नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम 2012 जून यूजीसी नेट के पेपर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं होम साइंस के। इससे पहले हम लोग 2012 जून यूजीसी नेट के पेपर सेकंड को सॉल्व किए थे। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बीएमआई फॉर एडल्ट असाइन एज सजेस्टेड बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ द्वारा बीएमआई जो नॉर्मल एडल्ट की होती है वो कितनी मानी गई है? आपका सही आंसर है 18 से 23 केजी। ये आंसर राइट है। देखिए बॉडी मास इंडेक्स जो है ये 5 कैटेगरी है। इसमें फर्स्ट है 18, उसके बाद है 18 टू 25, फिर 25 से 29 या 30, 29.9 है तो 30 एंड 30 टू 35 एंड लास्ट है 35 प्लस। इसको याद करने का तरीका क्या? पहले तो समझिए बॉडी मास इंडेक्स है क्या। बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका शरीर के वेट के जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो होता है उसे बॉडी मास इंडेक्स ये एक स्केल है। जैसे कि अगर आपका वेट 50 है और आपकी हाइट 5'2" है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'2" है और वेट आपका 80 है तो आप ओवर वेट है। तो ऐसे ही बॉडी मास इंडेक्स है, इसको 5 कैटेगरी है। फर्स्ट है 18। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? मैंने एक ट्रिक अपनाई है बॉडी मास इंडेक्स के लिए कि जैसे इलेक्शन देने जाते हैं तो हमारा एज कितना पूछता है? 18। 18 से अगर नीचे है, बिलो एज है, तो आप नहीं वोट दे सकते। तो 18 जो है या 18 के नीचे जो है वो अंडरवेट आएंगे। 18 प्लस जो होगा वो नॉर्मल होगा। 18 के ऊपर लोग वोट दे सकते हैं ना, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं 18 और 18 प्लस। अब ये दोनों तो याद करना इजी है। अब उसी में हम 5 प्लस करते जाइए। जैसे 25 तक है तो 25 प्लस 30, तो 30 आपका ओवरवेट में हो गया। 30 प्लस 5, 35 तो ओबेस हो गया। और 35 प्लस में हो गया तो एक्सट्रीमली ओबेस हो गया, ओबेसिटी। इस तरह इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों में दृष्टि तीक्ष्णता होती है। ये आपका 20/200 है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसमें कुछ फैक्ट मुझे जो मिले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। देखिए हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक सेक्स हार्मोन होते हैं, एक नॉन सेक्स हार्मोन होते हैं। लेकिन सेक्स हार्मोन में भी मेल के सेक्स हार्मोन अलग है और फीमेल के अलग हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें आपका सी आपका फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन। नीचे देखिए एक चार्ट दिया गया है। देखिए इसमें ये सेक्स हार्मोन है, ये नॉन सेक्स हार्मोन है। नॉन सेक्स हार्मोन है आपके ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल। लेकिन सेक्स हार्मोन में आपका मेल और फीमेल दो है। मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी गुड एज इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका जो फर्स्ट बेबी जब पैदा होता है तो फर्स्ट दूध जो होता है उसमें कौन सा मतलब क्या उसमें रिच पाया जाता है? लोग कहते हैं ना कि पहला दूध पिलाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो प्रोटीन रिच होता है और एंटीबॉडीज रिच होता है। देखिए डी में आपका राइट आंसर है एंटीबॉडीज। कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है, देखिए ये एक फिगर है। कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, इम्यून फैक्टर होते हैं और ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जैसे बच्चे का ग्रोथ और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और न्यूट्रिशन भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड फ्रॉम द लिविंग शिप। जिंदा जो शिप होते हैं
भेड़ होते हैं उनसे कौन से ऊन मतलब कि कौन से जो ऊन निकालते हैं उनको क्या बाल जो निकालते हैं उससे किस तरह के कपड़े मिलते हैं बनते हैं देखिए। उससे बनते हैं फ्लिस। फ्लिस जो कपड़ा होता है जो इसकी भेड़ की बाल उतारते हैं उससे बनता है। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पलालेन पलालेन जो है ये क्या होता है कि जो ऊन हम बनाते हैं तो ऊन में जब देख कई रोलरों से होके गुजरता है सारे जो भी उसके टेक्निक यूज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऊन होते हैं जो खराब होते हैं छोटे छोटे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं या उनको अलग कर दिया जाता है। तो जो खराब ऊन है उनसे पलालेन बनता है। फेल्ट क्या है? फेल्ट की जो है ये मॉइस्चर और गर्मी वगैरह देके इनको हीट देके इनको बनाया जाता है। ये फेल्ट होते हैं। मोयर क्या है? मोयर आपका लहरदार कपड़े पे देखिए मोयर एक लहरदार या पानी वाला प्रवाह है जो उत्कीर्ण रोलर द्वारा प्रदान किया जाता है। नीचे इनके पिक्चर्स भी दिए हैं ताकि आपको इजली समझ में आ जाए। देखिए ये फलालेन का कपड़ा है। ये फ्लिस फ्लिस जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा है ना कि ऊन ये भेड़ से जो ऊन निकाल लेते हैं मतलब बाल निकालते हैं उससे कौन सा बनता है। और और नेक्स्ट ये जो है ये आपका फेल्ट है जो मैंने कहा ताप दाप से इनको ताप दाप हीट मॉइस्चर से बनाया जाता है। और ये मोयरे है इसमें देखिए ये लहरदार प्रभाव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशनरी नाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेशनरी नाइफ? बैंड जो नाइफ होता है उसे स्टेशनरी नाइफ कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल पॉइंटेड डार्ट? पहले तो समझ लीजिए डार्ट है क्या। जब आप ब्लाउज वगैरह देखते हो ब्लाउज सिले जाते हैं तो उसमें उसमें आगे की ओर नोक टाइप के सिलते हैं ना हम उसमें डार्ट उसी को कहते हैं चारों ओर से कॉर्नर पे जो आते हैं। चलिए नीचे फिगर है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि वो जो पॉइंटेड निकलता है तो डबल पॉइंटेड वाले डार्ट को क्या कहते हैं? तो फिश या डार्ट जो है वो डबल पॉइंटेड है। नीचे आपको डार्ट का फिगर दिखा दे रहे हैं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ना ये ब्लाउज में ऐसे डार्ट बनते हैं। ये देखिए ये जो बाजू पे बनते हैं ये फ्लैंक डार्ट है। और ये जो होता है ये फ्रेंच डार्ट है। और ये जो देखिए दो पॉइंट है ना इसके और इन सब डार्ट के देखिए एक एक पॉइंट है। तो ये जो दो पॉइंट वाले हैं इसे फिश डार्ट कहते हैं। ये आपके जो ब्लेजर वगैरह के कमर के पोर्शन में होते हैं उस पे फिश डार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ए पॉइंटर a portion of output rendered as input to affect succeeding output is। सफल आउटपुट को प्रभावित करने के लिए इनपुट के रूप में पुनः दर्ज किए गए आउटपुट का एक हिस्सा है। मतलब कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है उसमें कोई ऐसा इनपुट किया जाए आउटपुट के लिए। इसको सीधे सिंपल अगर वर्ड में समझा जाए तो जैसे कि आपने कोई काम कर लिया। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छे से डिश बनाई उसको आपका वो प्रिपेयर तो हो गया बट उसको आप एक बार टेस्ट तो करोगे कि नमक ठीक है कि नहीं तीखा कम है ज़्यादा है। तो आप उसको खाते हो या किसी को टेस्ट करने को देते हो तो वो बताता है कि हाँ ठीक है या नमक ज़्यादा है। तो वो जो आपको बताता है वो फीडबैक जो वही आप फिर उसको अप्लाई करके आउटपुट के लिए कि आउटपुट आपका अच्छा हो तो फीडबैक होता है। वो फीडबैक जो है वो इनपुट किया जाता है बेटर आउटपुट के लिए जबकि आउटपुट को प्रभावित करने के लिए। सही आंसर आपका ए है।
नेक्स्ट, eliminating or combining part of jobs is suggested by incorporating changing। नौकरियों के कुछ हिस्सों को खत्म करने या संयोजित करने का सुझाव इसमें परिवर्तनों को शामिल करके सुझाया गया है। इसमें आपका टूल्स नहीं होगा, पोस्चर नहीं होगा, प्रोडक्शन सीक्वेंस, प्रोडक्शन सीक्वेंस आपका राइट आंसर है, रॉ मटेरियल भी नहीं होगा। देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ अ सीक्वेंस में इन्वॉल्व वन और नंबर ऑफ ऑपरेशन। जो प्रोसेसिंग काम होता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे कार्य मिलके किसी ये गोल को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत सारे कार्य को मिला के ही वो पूरा आउटपुट आता है। द थ्री मेन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, किसी कार्य को प्रोडक्शन जो होता है उसके 3 स्टेज होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग, जैसे कि आपको किसी कोई काम करना है, घर की सफाई करनी है तो पहले आप प्लानिंग करोगे ना कि पहले ये काम करना है, दूसरा ये काम करना है, तीसरा ये काम करना है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, होता है एक्यूट शूटिंग। प्रोडक्शन मतलब कार्य करना, किसी काम का जो आपने लेखा जोखा तैयार कर लिया उस हिसाब से काम को स्टार्ट करना। पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग बिटवीन प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग द फाइनल मास्टर कॉपी। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट का कार्य होता है उसे पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। अदर स्टेज इंक्लूडेड, इसमें और भी स्टेज हैं, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड height of the work surface in the kitchen for efficient operation is। कुशल संचालन के लिए रसोई में काम के सतह की अनुशंसित ऊंचाई है। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो जो आपका सरफेस काम करने का है उसकी सही ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 4 इंच बिलो द एल्बो, 5 इंच बिलो द एल्बो, 3 इंच बिलो द एल्बो, 6 इंच बिलो द एल्बो। मतलब आप सबका जो एल्बो है उससे कितना नीचे होना चाहिए? 4 इंच, 5 इंच, 3 इंच, 6 इंच। राइट आंसर आपका 3 इंच है। देखिए ये फिगर है, इसमें ये देखिए ये आपका सरफेस है, इस सरफेस से आपका हाथ 3 इंच ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, a group of person whom an individual consult before taking an important decision is known as। व्यक्तियों का एक समूह जिससे कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परामर्श करता है के रूप में जाना जाता है। ऐसा समूह मैनेजमेंट या वर्क या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लोग, सब कुछ है, बट एक ऐसा ग्रुप जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उससे परामर्श किया जाता है, उसमें से क्या हो सकता है? फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप और इंटरेस्टेड ग्रुप। इन सारे ग्रुप के बारे में पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मल ग्रुप क्या है? फॉर्मल ग्रुप, अ ग्रुप दैट मैनेजर एस्टेब्लिश टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। फॉर्मल ग्रुप जो होता है उसे एक मैनेजर बनाता है, इसलिए बनाता है इस ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप दैट मैनेजर और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय फॉर्म टू हेल्प अचीव देयर ओन गोल और टू मीट देयर ओन नीड्स। इसे मैनेजर भी बना सकता है और मैनेजर ना हो वो भी कर सकता है। मतलब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है, जो कि हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? देखिए फ्रेंडशिप ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप, ये सारे ग्रुप आपके आते हैं। अब ऑप्शन में देखिए आपका रेफरेंस ग्रुप दिया है, इंटरेस्ट ग्रुप भी दिया है। अब इन दोनों में से इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल तो क्लियर हो गया, लेकिन एग्जैक्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी निर्णय लेने से पहले उससे जहाँ वाद विचार या मशवरा लेना पड़ता है, तो ये इन दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल का एग्जैक्ट इसमें से कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है। चलिए रेफरेंस ग्रुप देखते हैं।
Reference group that which individual identify the compare themselves. Yes. रेफरेंस ग्रुप वो जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है। ये रेफरेंस ग्रुप क्या कहता है, ये क्या करता है कि आपका जो सपोज दैट एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने एक साबुन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन में साबुन बनाया आपने, और साबुन जो बनाया है वो सही है, यूजफुल है कि नहीं, लोग उसे पसंद करेंगे नहीं, कैसा फील हो रहा है, तो इसके लिए आप वो यूज़ करेगा उससे पूछोगे, या जो बनाया है उससे पूछोगे। तो वो रेफरेंस ग्रुप हुआ, वो अपनी अपनी राय आपको बता रहे हैं, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो वो रेफरेंस ग्रुप हुआ। ये क्वेश्चन में भी पूछा है कि आपके गोल को अचीव करने से के महत्वपूर्ण निर्णय में वो आप उससे राय मशवरा या सलाह लेते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप आपका राइट आंसर है। लास्ट जो था वो इंटरेस्ट ग्रुप था, उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। Interest group are formed when a group of employees band together to seek some common objectives like join the union to achieve a higher amount of bonus. इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, सिर्फ एग्जांपल भी आप देख लेंगे तो उससे समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल है ज्वाइनिंग द यूनियन टू अचीव अ हायर अमाउंट ऑफ बोनस। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, जो वर्कर है वो चाहते हैं कि उनको बोनस जो है बढ़ा के मिले, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट ग्रुप है, मतलब उससे जो उनका अपना गोल है, उनको जो चाहिए उससे रिलेटेड है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब गोल पे डिपेंड नहीं है, ये इनका इंटरेस्ट है कि हाँ भाई हमारा ये से मतलब इससे रिलेटेड है, कि सिर्फ यूनियन ग्रुप है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं है कि मैनेजर हो या फिर उससे नीचे एम्प्लॉय, उससे नीचे एम्प्लॉय, एक किसी एक छोटे से पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ग्रुप के बारे में एक चार्ट है। ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है। फॉर्मल ग्रुप में कमांड, टास्क, फंक्शन है। इनफॉर्मल में इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप, प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में महिलाओं की भागीदारी को समझने के दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। आपका राइट आंसर है ए, वेलफेयर, वुमेन इन डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पुटिंग द लास्ट एज फर्स्ट मीन्स, मतलब लास्ट को पहले रखना। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कर लेगा। रिवर्सल इन लर्निंग, मतलब लास्ट को पहले और पहले को लास्ट में। अब देखते हैं ये फर्स्ट आंसर सही है। ब्लूप्रिंट अप्रोच क्या है, देखिए ब्लूप्रिंट अप्रोच जो है इसमें 5 स्टेप है। पहला है फाइंड सपोर्ट, डिफाइन द गोल, गोल को समझना या पहचानना या डिसाइड करना। गेदर रिसर्च, उसके बारे में रिसर्च मतलब जानकारियाँ इकट्ठा करना। फिर मैप द ब्लूप्रिंट, और लास्ट है रिफाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के इसमें से कौन से सिम्टम्स हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीयूरिया इज कंडीशन वेयर द बॉडी यूरिनेट मोर देन यूजुअल। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो ये आंसर राइट है कि पॉलीयूरिया जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोग्लिसेमिया। हाइपोग्लिसेमिया इज ए कंडीशन इन विच योर ब्लड शुगर लेवल इज लोअर देन नॉर्मल। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर जो होता है लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये डायबिटीज का लक्षण नहीं है। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया इज ए कंडीशन इन विच अ पर्सन्स यूरिन कंटेन मोर शुगर और ग्लूकोज देन इट शुड। इसमें क्या होता है, यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये डायबिटीज के लक्षण है।
सी राइट है। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया इज द मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एक्सेसिव हंगर। सही बात है, जब डायबिटीज होता है तो उस इंसान को बहुत भूख लगती है, ये भी सही है। एडिमा, एडिमा नहीं है। एडिमा में क्या होता है कि बॉडीज में टिश्यू में क्या होता है, ब्लड ट्रैप्ड हो जाता है। टेस्ट एक्यूटी, ये टेस्ट स्वाद से रिलेटेड है तो ये नहीं है। तो आपका सही आंसर है ए, सी और डी। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिफिशियंसी डिसीज। इसमें से डिफिशियंसी मतलब कमी से कौन से रोग नहीं होते हैं। जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया जो है ये डिफाइंड एज ए हैविंग ब्लड लिपिड लेवल दैट आर टू हाई और लो, तो ये डिफिशियंसी से रिलेटेड नहीं है। ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोमलेसिया विटामिन डी की कमी से होता है। कैरोटोमलेसिया विटामिन ए की कमी से होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को अपने वेट से रिलेटेड थोड़ा वो अबाउट द वेट एंड वाई पीपल कॉन्शियस होते हैं अपने वेट को लेके। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फॉलोइंग आर नॉट नॉट डिफिशियंसी डिसीज, मतलब इसमें से डिफिशियंसी से रिलेटेड नहीं है, तो आपका बी और ई आपका डिफिशियंसी से रिलेटेड नहीं है। आपका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग मतलब जीवाणु रहित पैकेजिंग कौन सी है। टेट्रा पैक, टेट्रा पैक जीवाणु रहित है। पेपर बैग नहीं। मिल्क बॉटल ये जीवाणु रहित है। और प्लास्टिक बैग ये भी नहीं। एल्युमिनियम फॉयल ये भी नहीं। आपका सही आंसर ए और सी है। आंसर डी आपका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा न्यू ट्रेंड नहीं है। जस्ट इन टाइम, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है या सामान की ज़रूरत होती है ये स्टोर नहीं करते, ऑन स्पॉट उसको मंगाते हैं, स्टोरेज नहीं होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बार्स, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, इसमें क्या होता है कि ये जो वर्क को करने वाला पर्सन होता है उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में उसका बिहेवियर देखा जाता है कि वो कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट है पीईआरटी, ये है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, इसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ईआरजी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ये क्या है, ये मास्लो की जो हायरार्की है उसी पे डिपेंड है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ न्यू ट्रेंड ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से न्यू ट्रेंड मैनेजमेंट कौन सा नहीं है, तो बार्स और ईआरजी जो है आपका न्यू ट्रेंड मैनेजमेंट नहीं है। देखिए ये मास्लो की थ्योरी है, इसी मास्लो की थ्योरी पे डिपेंड है ईआरजी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे ऊपर जो है आपके जो और थ्योरी के बारे में बताया गया, जैसे पीईआरटी है, बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल है, एमबीओ है, इन सब के बारे में है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, पीईआरटी और ईआरजी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस
पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड बाय फैमिली जो है डायरेक्टली कौन मतलब कि किससे बच्चा का बिहेवियर जो है सबसे ज़्यादा मतलब परिवार सीधे बच्चे के व्यक्तित्व को किस तरह से प्रभावित करता है। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जब बच्चा पैदा होता है और उसको सबसे पहले स्कूल उसका घर कहलाता है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन उसको प्रभावित करता है। मोल्डिंग, किस तरह आप उसके मोल्ड कर रहे हो, किस डायरेक्शन में उसको भेज रहे हो, किस तरह का बच्चा उसको बना रहे हो। तो सेकंड इज ऑल्सो राइट। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये दोनों वर्ड थोड़ा निगेटिव में जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग नहीं होगा। कम्युनिकेशन और मोल्डिंग ये दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन का आपका बी आंसर राइट है। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिनिंग इज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग। डिसिप्लिन जो तरीका है वो क्या इम्प्रूव करता है। मैनरिज्म, मैनर बच्चे को सिखाता है डिसिप्लिन, सही बात है। एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य, नहीं, सुंदरता से डिसिप्लिन का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यू, यस मॉरल वैल्यू भी सिखाता है। और लास्ट है एजुकेशनल वैल्यू, यस एजुकेशनल वैल्यू भी राइट है। तो आपका इसमें सेकंड अपने आप कट हो जाता है, आपका आंसर बचता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड्स। जो राइट है आप बच्चे के जीवित सरवाइव बच्चे के जीवित रहने के अधिकार में, तो इसमें से कौन से राइट्स हैं। देखिए फर्स्ट है राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन। डेफिनेटली फर्स्ट आंसर राइट होगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे उसकी नागरिकता का प्रमाण मिलता है कि ये बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, इस इंसान का इसके माता पिता हैं, ये यहाँ का निवासी है। हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट आपको कंपल्सरी होता है। राइट टू एक्सप्रेस, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो क्या आपका बर्थ से रिलेटेड, इसमें क्या सर्वाइव करने से रिलेटेड कुछ है, नहीं, सेकंड आपका नहीं होगा। राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डेफिनेटली अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, तो थर्ड भी राइट है। राइट टू पार्टिसिपेशन, किसी चीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, चाहे डिबेट हो, रनिंग हो, आर्ट हो, तो क्या आप सर्वाइव नहीं करोगे, डेफिनेटली ये फोर्थ रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, बी आपका राइट आंसर है। ये जो आर्टिकल 23 एंड 24 में है राइट टू सर्वाइवल का। फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर हैजार्डस। इसमें से कौन सी केमिकल जो है, जो केमिकल है उसमें से कौन खतरनाक है, मतलब हानिकारक है। एजो कंपाउंड्स, ये हानिकारक है। एंजाइम्स, ये नहीं हानिकारक है। क्लोरीन, क्लोरीन कंपोनेंट्स जो हैं ये हानिकारक होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर है। डी आपका राइट है। Which of the following stitches are used in the चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में इसमें से कौन से स्टिच यूज होते हैं। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में इसमें से कौन सी कढ़ाई यूज होती है, तो फंदा, बेजली और पेचनी, ये तीनों कढ़ाइयाँ जो है चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में यूज होती हैं। सही आंसर आपका है सी। नीचे कुछ एम्ब्रॉयडरी दी गई है। स्टिच विच आर यूज इन चिकन एम्ब्रॉयडरी।
फ्लैट स्टिच है, एम्बोस्ड है, ओपन ट्रेल्स है और एक्स्ट्रा कुछ और है। ये एम्ब्रॉयडरी है जो कि चिकनकारी में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, name of the components include in the macro habitat concept of systems approach to management। मैनेजमेंट में जो मैक्रो हैबिटेट कॉन्सेप्ट है इसमें कौन से कंपोनेंट इंक्लूडेड है? मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस एंड बायोलॉजिकल कंटेंट्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली सिस्टम। ये दोनों आंसर आपके राइट हैं, तो सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बिजनेस में कौन कौन सा कंपोनेंट है देखिए। कस्टमर है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर है, ये माइक्रो हो गया, और इसके ऊपर जो होते हैं ये मैक्रो है, जैसे इकोनॉमिक्स फैक्टर हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, सोशल कल्चरल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, ये सारे आपके मैक्रो सिस्टम है, ये माइक्रो है। द इफेक्ट ऑफ मेंटल फैटिग आर मानसिक थकान के प्रभाव हैं। कम ध्यान, घटी हुई प्रेरणा, मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि, बिगड़ा हुआ धारणा और सोच। इसमें से जब आपके मानसिक थकान होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन चीज़ों पे? कम ध्यान पड़ता है। कोई भी अब थके हुए हो, उसमें आपसे कहा जाए कि आप जो है कोई ऐसे अपने दिमाग से कविता लिखो या तो आपका ध्यान लगेगा नहीं। घटी हुई प्रेरणा, डिक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन भी आपको नहीं मिलेगी। मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि, वृद्धि तो मानसिक प्रदर्शन में कैसे होगी जब थका हुआ है, तो थर्ड आंसर आपका नहीं होगा। बिगड़ा हुआ धारणा और सोच, यस, जब आपका मानसिक थकान होगा तो आपका काम में कम ध्यान लगेगा, घटी हुई प्रेरणा होगी, बिगड़ा हुआ धारणा और सोच होगा। सही आंसर आपका बी है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैकेजिंग सर्व द पर्पस ऑफ, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज, यस, प्रोटेक्शन करना होता है, जो भी आप प्रोडक्ट उसमें रख रहे हो पैकेज में उसका प्रोटेक्शन करना होता है। इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में, सही है। वैल्यू एडिटिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिट करता है नहीं, पैकेजिंग तो ऊपर होता है ना, किसी सामान के अंदर थोड़ी चला जाता है। और एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, राइट, जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का होता है ना, कि जैसे मैगी है, मैगी का पैकेट है, उस पर किसी मान लो किसी एक्टर ने उसका ऐड किया है तो उसकी फोटो लगी होती है, तो ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। सही आंसर आपका फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per the Human Development Report, the dimension for the measuring human development in any country are, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो किस स्केल पर डिसाइड होता है? लॉन्जेविटी, जीवन काल वृद्धि पे, हाँ सही है। हैप्पीनेस, कोई आपके घर पे आके ये नहीं देखने आता है आप कितने खुश हो कितने नहीं, या उसका कोई स्केल नहीं देखा जाता है। आप एज को नाप सकते हो कि 80 साल जिए, 50 साल जिए, 20 साल जिए, लेकिन कितना खुश हो, ये ये कोई स्केल है कि आदमी के पास इतना पैसा है तो वो सबसे ज़्यादा खुश है, पैसे कम है तो सबसे ज़्यादा दुखी है? तो हैप्पीनेस
नहीं होगा। नॉलेज, यस, नॉलेज किसके पास कितना है। एग्जाम्स होते हैं ना कि कौन कितना नॉलेज है किसको, क्यों पूरी पूरी लाइफ हम एग्जाम देते हैं तो हमारा नॉलेज ही तो चेक होता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, आपके रहने का तरीका देखा जाता है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मतलब ए सी एंड डी, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक कवर द फॉलोइंग फंक्शन इन द कम्युनिकेशन। फीडबैक संसार में निम्नलिखित कार्यों को शामिल करता है। अब इसमें फीडबैक का क्या कार्य होता है। फीडबैक फैसिलिटेट एक्शन, एक्शन की फैसिलिटी देता है। भाई कोई काम आप किए हो उसमें किस चीज़ की कमी है किस चीज़ की अधिकता है तो फीडबैक से ही मिलता है। तो ये एक्शन फैसिलिटी देता है, सही है। इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग सीखने के तरीके को इम्प्रूव करता है। आप सीखते ही हो तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट है रिमूव बैरियर, जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करता है, ये भी सही है। इन्फॉर्म ऑडियंस, फीडबैक ऑडियंस को इन्फॉर्म करने थोड़ी जाता है। तो सही आंसर आपका ए बी और सी है। सी आपका राइट आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। कार्यात्मक साक्षरता की सीमा बढ़ाने के लिए, आजीवन शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूलों में औपचारिक शिक्षा की तारीफ करने के लिए, स्वरोजगार के लिए, व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है कि कार्यात्मक साक्षरता की सीमा बढ़ाने के लिए, टू राइज द एक्सटेंड ऑफ फंक्शनल लिटरेसी। सही है, कार्यात्मक क्षमता मतलब कि जब आप को नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है आपकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो इसलिए दिया जाता है, आजीवन शिक्षा प्रदान करने के लिए। बड़े बूढ़े हर एज के लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही। स्कूलों में औपचारिक शिक्षा की तारीफ करने के लिए, स्कूलों में औपचारिक शिक्षा की तारीफ करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। तीसरा आंसर हो ही नहीं सकता। स्वरोजगार के लिए, व्यक्ति को तैयार करने के लिए, सही है। अगर अनपढ़ व्यक्ति है उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ना आ गया तो वो अपना रोजगार के लिए नई चीज़ें स्टार्ट कर सकता है, सोच सकता है। या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रोजगार से रिलेटेड भी आपको एजुकेशन दी जाती है तो स्वरोजगार के लिए तैयार करता है, सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ए बी एंड डी, सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, microgeldal method is used to analyzing of protein. Percentage of sulfur is measured to calculate protein content. जेल्डाल मेथड जो है वो यूज होता है प्रोटीन के लिए, सही है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर के परसेंटेज से मेजर किया जाता है कि प्रोटीन कंटेंट कितना है, ये गलत है। सल्फर का परसेंटेज से नहीं ये कैलकुलेट होता है कि प्रोटीन कितना है। जेल्डाल मेथड के बारे में इसमें लिखा गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Marketing is a business strategy designed to attract customer and influence their purchasing power. मार्केटिंग जो है एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि डिज़ाइन की जाती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो प्रोडक्ट को खरीदें। प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड पेरेटो चार्ट हेल्प टू अचीव इट। प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड पेरेटो चार्ट जो है ये क्या हेल्प करते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए? नहीं। पहला आपका सही है कि मार्केटिंग से तो लोग को आकर्षित किया जाता है लेकिन ये सारे चार्ट इस कार्य में हेल्प करते हैं, ये गलत है। ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है, एक एक एग्जांपल दिए हैं कि प्रोसेस
चार्ट कैसा होता है, वर्क सैम्पलिंग कैसा होता है। Atherosclerosis is the pathological process that underlies majority of vessels disease. The formal the formation of plaques due to the collection of liquid lipids narrow the lumen of blood vessels. फर्स्ट जो बोल रहा है कि एंथ्रोस्क्लेरोसिस जो रोग है पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि अंडरलाइन मेजॉरिटी ऑफ वेसल्स डिजीज जो संवहनी मतलब ब्लड के बहने की जो उस फोर्स है, ब्लड की बहने का जो डिजीज है उससे रिलेटेड है। तो ये आंसर सही है। द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्यू ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ लिपिड्स नैरो द lumen ऑफ ब्लड वेसल्स। तो सेकंड इज रॉन्ग है, सेकंड सही नहीं है। आपका ए राइट एंड ए इज ट्रू एंड आर फॉल्स। बी आपका राइट आंसर है। नहीं नहीं, बोथ आर ट्रू, ट्रू पार्शली ट्रू। आई थिंक सी आपका राइट आंसर है। यस, सी इज राइट आंसर। ये आपका एंथ्रोसिस के बारे में दिया है। ये अलग अलग स्टेज है, पहले क्या होता है देखिए, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ये देखिए आपका ये ब्लड जा रहा है, यहाँ पे वसा की परत जो है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल आपको बताया था ना, ब्लड दो होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये इकट्ठा होते 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 देखिए यहाँ पे ये इतने अधिक हो जाते हैं कि ब्लड को जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिससे कि अटैक आता है। ये इस साइड आपके ये सारे स्टेज लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Adopting a child carries special challenge as the adopting parents need to deal with the integrating the child into the family. सही है। जो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स, उनको डील करना होता है विद द इंटीग्रिटी द चाइल्ड इनटू द फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है अडॉप्ट चिल्ड्रन आर ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। नहीं, ये रॉन्ग है। हमेशा जो अडॉप्ट किए हुए चिल्ड्रन होते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, ये गलत है। तो ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, सी इज राइट आंसर। Physical and psychological readiness of children to enter school affects the personality. Children who are psychologically and physically and psychologically ready will make satisfactory adjustment and develop favorable attitude toward education. स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तत्परता व्यक्ति को प्रभावित करती है। सही है। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वो तैयार होता है, वो उससे उस व्यक्तित्व को उसको प्रभावित करता है। जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं वे समय संतोषजनक समायोजन करेंगे और शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करेंगे। जिन बच्चों को पता है कि वो पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो स्कूल में जाके अच्छी तरह से समायोजित हो जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहेंगे वो जाके स्कूल में शोर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका राइट है, बोथ आर करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपल्स नीड जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसीविंग। कंसीव करने से पहले पेरेंट्स को जरूरी होता है कि वो काउंसलिंग करे, मतलब जाके डॉक्टर से मिले। जेनेटिक डिफेक्ट लीड टू मल्टीपल बर्थ। जेनेटिक डिफेक्ट जो होता है उससे मल्टीपल बर्थ होता है, रॉन्ग। पहला इसमें सही है बट दूसरा जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैज अ परमानेंटली पकड़ सरफेस, मतलब सिकुड़न वाला सरफेस होता है प्लीज, ये सही है। प्लास्टिक सोडा प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक श्रिंक द फैब्रिक, ये भी सही है। मर्सराइजिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें कास्टिक सोडा का यूज होता है, वो था राइट, बी ऑप्शन इज राइट। ये मर्सराइजिंग के बारे में देखिए लिखा है। Plasma and nanotechnologies are the latest finishing technology used in the textile industry, ये सही है। They produce aesthetic effect but are not eco-friendly, ये भी सही है। इको फ्रेंडली ये नहीं है, नहीं ये इको फ्रेंडली, प्लाज्मा और नैनो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों इको फ्रेंडली है। तो ये ए दो, ए इज राइट एंड आर इज फॉल्स। यस, ए इज राइट ऑप्शन है। देखिए, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल यूज टू प्री ट्रेड फैब्रिक टू इंक्रीज वेटेबिलिटी which also for solving freedays हो सकती है। देखिए इसमें कहीं लिखा है you can also apply for putting more durable, ये दोनों इको फ्रेंडली हैं। इसके बारे में प्लाज्मा और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, दो दो लाइन। लॉक स्टिच इज appropriate for stitching stretch fabric, सही नहीं। लॉक स्टिच स्ट्रेच फैब्रिक के लिए नहीं होता। लॉक स्टिच स्ट्रेच विद द फैब्रिक स्ट्रेच, लॉक स्टिच जो होता है जैसे ही फैब्रिक का आप खींचते हो तो वो भी खींचता है, ये भी रॉन्ग है। लॉक मतलब किसी चीज को लॉक कर देना, उसकी जगह पे स्थित कर देना, तो उसको आप खींचोगे तो कैसे वो फैलेगा, तो ये रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। देखिए ये लॉक स्टिच दिया गया है।